स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो लास्ट ईयर इंडियन बैंक्स को ग्लोबल एलीट बैंक्स की लिस्ट में ऐड करने की बात की गई बाय 2047 कि एटलीस्ट 2 सरकारी बैंक्स ऐसे होने चाहिए जो कि इस लिस्ट का हिस्सा यहां पर बन सकें। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी वहां पर दिए गए, जैसे कि इन पर्टिकुलर बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाया जाए ताकि अच्छा कैपिटल इनके पास आएगा और अपने ऑपरेशंस यहां पर बढ़ाएंगे। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन वो भी इन्हें अलाउ किया जाए। और इसी चीज का रिकमेंडेशन एसबीआई के चेयरमैन द्वारा भी यहां पर दिया गया कि जो ब्लैंकेट बैन यहां पर लगाया गया है कि इंडियन बैंक्स इस प्रकार के किसी भी कॉर्पोरेट मर्जर या एक्विजिशन को फाइनेंस नहीं कर सकते। अब समय आ चुका है उस ब्लैंकेट बैन को हटाने का। अब समय आ चुका है कि इन बैंक्स को इस डोमेन में भी यहां पर काम करने दिया जाए, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में मर्जर्स और एक्विजिशंस हो नहीं रहे, और उस प्रकार के मर्जर्स करने के लिए, किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास इतना सारा कैपिटल अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं से तो बोरो करते ही हैं। एंड सिंस इंडियन बैंक्स को यहां पर अलाउ नहीं किया गया था, तो ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो फिर फॉरेन सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए या एनबीएफसीज हो गए, जिस केस में उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो सिंस इंडियन बैंक्स का जो कैपिटल है वो वेल अबव द नॉर्म्स है, जैसे 9% हम कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, 12% पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, और उससे ज्यादा ही बैंक्स यहां पर मेंटेन करते हैं, देन व्हाई नॉट यूज दैट कैपिटल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दोस काइंड ऑफ फंड्स जो कि हमारे कॉर्पोरेट एंटिटीज को इस प्रकार के मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए यहां पर रिक्वायर्ड है। और उसी के लिए यहां पर स्टेप लिया गया है कि अब फाइनेंसिंग लिमिट इनकी पहली बात इंट्रोड्यूस यहां पर की गई है 20% तक की, ताकि इंडियन बैंक्स भी इस प्रकार की कॉर्पोरेट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। और डेफिनेटली इसके चलते मेजर इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा इंडियन बैंक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी। वो जो हम चाहते हैं कि भैया ग्लोबल बैंक्स में इंडियन बैंक्स का नाम यहां पर आए, उसका भी यहां पर जाहिर सी बात है एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट इन द लॉन्गर रन हमारे इकोनॉमी के जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि थोड़े स्ट्रेस में भी रहते हैं, जिनमें कैपिटल अवेलेबिलिटी कम है, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए भी एक नया चैनल यहां पर ओपन हुआ है कि जहां वो इंडियन बैंक से उधार लेके अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है, अपने जो ऑपरेशंस हैं, उन्हें और यहां पर बेहतर कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, किस तरीके से ये पर्टिकुलर मूव हेल्प करने वाला है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को, हमारे बैंकिंग सिस्टम को एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि जनरली हम किसी भी कंपनी की जब ग्रोथ की बात करते हैं तो 2 तरीके की ग्रोथ आती है। एक आती है ऑर्गेनिक ग्रोथ की, जहां पर कंपनी खुद को स्केल करती है ना, कि प्रोडक्ट अच्छा बनाया, मार्केट में बेचा, पैसा कमाया, खुद का एक्सपेंशन किया, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। बट वहीं फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, और ऐसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ को बहुत बार गलत तरीके से भी देखा जाता है कि जी हाँ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कि जहां पर एक कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करके अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है। और ऐसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यह भी कहा जाता है कि इसमें बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को बहुत इजीली ओवरलैप कर लेते हैं। हालांकि ये कंसर्न अभी भी वैलिड रहेगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत क्रूशियल भी है, खासकर ताकि कैपिटल की रीएलोकेशन एफिशिएंसी यहां पर बेहतर की जा सके। कि अगर कोई स्ट्रांग कंपनी किसी वीक कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, और वीक कंपनी भी कोई खास काम नहीं कर पा रही, ना ही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रही है, उसके जो उधार देने वाले लोग हैं, जो उसके क्रेडिटर्स हैं, वो भी चिंता में हैं, तो उस केस में ऐसा मर्जर, ऐसा एक्विजिशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है दोनों ही पार्टीज को। एंड खासकर जो आपके स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनका भी रिवाइवल हम ऐसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू कर पाते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, फास्टर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट्स है वो यहां पर स्ट्रांग होती हैं। और ऐसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इस प्रकार का मर्जर और एक्विजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर रहता है। बट इंडिया में क्या था? इंडिया में एक ब्लैंकेट बैन यहां पर लगाया गया था कि जहां बैंक्स इस प्रकार के मर्जर्स या एक्विजिशन के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दे सकते थे। एंड जनरली ये जो हम बैंक का रोल देखते भी हैं इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, जनरली बैंक के लिए कहा जाता है कि चलो यार, जो वर्किंग कैपिटल लोन है, फंड ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए वो प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगर कंपनी का बाय आउट करना है, किसी और कंपनी को एक्वायर करना है, उसके लिए अगर पैसा चाहिए हो, तो वो चीज यहां पर अलाउ नहीं की गई थी। और ये देखा गया जब 1990 के बाद, जब हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनीज का क्रिएशन होना शुरू हुआ, दे स्टार्टेड एक्वायरिंग दिस स्मॉल कंपनीज थ्रू दिस बैंक कैपिटल। तो वहां पर आरबीआई ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि यार ये तो सही नहीं है,
हमें तो इस चीज को अवॉइड करना है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश में स्मॉल प्लेयर्स भी यहां पर काम कर सकें। तो उसी समय से फिर आपका एक ब्लैंकेट बैन यहां पर लगा दिया गया, और उस ब्लैंकेट बैन को शायद बहुत बार हटाने के बारे में जिक्र भी किया गया होगा। बट द थिंग इज कि रेपिटेटिवली कोई ना कोई कंसर्न यहां पर आता गया कि जहां पर बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रेस की अगर हम बात करें 2010 के बाद के जो एनपीए लेवल्स यहां पर बढ़े थे, वो स्ट्रेस आया तो उस समय पर दोबारा कंसर्न आ गई कि भैया किस प्रकार से यहां पर बैंकिंग सेक्टर को और लिबरलाइज करना है कि नहीं करना है, या उनके ऑपरेशंस को और रेगुलेट करके यहां पर रखना है कि नहीं रखना है। और जो हमने देखा भी था कि उस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 14% तक के एनपीए लेवल्स यहां पर चले गए थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्रोनी लेंडिंग एज वेल एज ब्राइबरी वाले जो कंसर्न्स हमने देखे हैं कि कुछ बैंक्स के एसोसिएट्स या उनके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किसी कंपनी को बहुत सस्ते में उधार दे दिया, इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए इस प्रकार का ब्लैंकेट बैन यहां पर लगाया गया कि हम इस तरीके की एक्टिविटी को अलाउ यहां पर नहीं करेंगे। बट द पॉइंट इज कि अब डिमांड क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली अगर बाकी बैंक्स को देखा जाए, चाहे वो यूएस में हो, ईयू में हो, चाइना में हो, इन सभी देशों के जो बैंक्स हैं वो इस प्रकार के मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए डेफिनेटली वैसा फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड इवन दो इंडियन कंपनीज को भी फिर इस प्रकार से ऐसे ग्लोबल बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि भैया हमें वहां से पैसा मिलेगा, तब जाके हम अपने देश में अगर कोई ऐसा मर्जर और एक्विजिशन किया जा रहा है तो उसकी एक्टिविटी को पूरा कर सकेंगे। जैसे अगर हम मणिपाल हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनकी तरफ 5300 करोड़ का बोरोइंग यहां पर की गई थी ग्लोबल बैंक से। किस चीज के लिए? ताकि जो एक्विजिशन उनका यहां पर हो रहा था उसे वो फंड कर सके ऑफ द सैलरी, राइट। तो कहीं ना कहीं एक डिमांड तो थी कि भैया ऐसी डिमांड होनी चाहिए। एंड जनरली जितने भी हमारे कॉर्पोरेट्स थे वो अभी तक किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे? प्राइवेट इक्विटी कैपिटल, ग्लोबल बैंक्स या फिर एनबीएफसीज के ऊपर, जिस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी काफी हाई देखने को मिलती थी, बिकॉज वो कैपिटल एनबीएफसीज के केस में भी कहीं और से बोरो करके आगे जाके इस प्रकार के कॉर्पोरेट्स के लिए यूज किया जाता था। दैट इज द पॉइंट कि जब ग्लोबल बैंक्स के ऑपरेशंस को यहां पर देखा गया कि भैया यूएस भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो करता है कि भैया 6 टाइम्स द बेटा यहां पर अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो भैया उस केस में आपका फ्लैग कर दिया जाएगा। मतलब स्ट्रिक्ट ओवरसाइट यहां पर रखी जाती है कि भैया किस प्रकार के लोन्स यहां पर प्रोवाइड करने हैं, किन कंपनीज को उस प्रकार के लोन्स प्रोवाइड करने हैं। और लोन्स की मात्रा एबिटा से 6 टाइम्स ज्यादा हो जाए तो उस केस में भैया दिक्कत वाली बात वहां पर आ जाती है। बट द पॉइंट इज कि यहां पर ब्लैंकेट बैन वाला फिनोमिना यूज नहीं किया गया, यहां पर एक बहुत सोच समझ कर एक स्ट्रक्चर बनाया गया और उसके तहत फिर आपकी लेंडिंग एक्टिविटीज की गई इस प्रकार के मर्जर्स के लिए, एक्विजिशंस के लिए। और उसी चीज को फॉलो करते हुए इंडिया द्वारा भी लास्ट ईयर एक ड्राफ्ट नॉर्म्स यहां पर निकाले गए, जिसमें कहा गया कि जो हमारा टियर 1 कैपिटल है ना, जब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं या क्लास में भी हम पढ़ते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हम बात करते हैं, विच मींस कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, राइट। और उसी कैपिटल में एक हमारा टियर 1 कैपिटल यहां पर आता है, विच इज द कोर कैपिटल। इसी कैपिटल में टियर 1 प्लस टियर 2 कैपिटल होते हैं, ये टियर 1 हमारा कोर कैपिटल है। तो यहां पर लास्ट ईयर जो नॉर्म्स निकाले गए थे उसमें यही पॉइंट रखा गया कि अप टू 10% ऑफ द टियर 1 कैपिटल यहां पर बैंक्स यूज कर सकते हैं इस प्रकार की एक्विजिशन फाइनेंसिंग को। बट बैंकिंग सेक्टर ने कहा कि ये तो यार बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, हम इसमें तो उतना काम ही नहीं कर पाएंगे, ये तो एज गुड एज ब्लैंकेट बैन ही है, क्योंकि हम कुछ तो हमें यहां पर कैपिटल यूज करने की रियायत दी जाए। और इसी चीज पर जब मल्टीपल कंसल्टेशंस की गई तो फाइनली डिसीजंस यहां पर लिए गए, चलो एक काम करते हैं, इसे 20% तक लेकर जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक पूरा सेट ऑफ रूल्स यहां पर निकाला जाए, एक रूल्स और रेगुलेशंस को यहां पर फॉलो किया जाए, ताकि ऐसी एक्विजिशन के समय पर बैंक्स सोच समझ के अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करें, बिकॉज वो पैसा इन दी एंड किसका है? वो पैसा इन दी एंड डिपॉजिटर्स का है। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डिपॉजिटर का पैसा किसी भी तरीके से यहां पर सफर करे। सो दैट इज द पॉइंट जहां पर 20% की लिमिट यहां पर लगाई गई। बट यहां पर हमें समझना यह बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली कौन कौन एलिजिबल है, किस तरीके से काम करेगा, एंड कौन कौन से सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स यहां पर आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि इस प्रकार की लेंडिंग को बैंक्स के पर्सपेक्टिव से एंड अगेन डिपॉजिटर्स का जो पैसा है उसके पर्सपेक्टिव से सेफ और सिक्योर यहां पर बनाया जा सके। बट उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंसिंग की डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ती ही गई है। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि अगर हम मर्जर्स और एक्विजिशंस का ट्रेंड यहां पर फॉलो करें तो 2014 से लेकर 2024 तक कम्युलेटिव जो आपका एनुअल ग्रोथ रेट है 7% का हमें देखने को मिला। दैट मींस किस प्रकार की डील्स यहां पर साइन हो रही हैं। अब डील साइन होगी तो समय पर पैसा भी चाहिए होगा, और पैसा चाहिए होगा तो अगर इंडियन बैंक्स प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए भी एक नया रेवेन्यू मैकेनिज्म यहां पर क्रिएट होगा।
बट एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा, तो पहली बात एलीट क्लब कि कौन यहां पर बोरो कर सकता है इस प्रकार के एक्विजिशंस के लिए। तो उसमें दो तरीके की कंपनीज हमारी रहती हैं, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड। लिस्टेड वो जो कि भैया स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अब उस केस में देखा जाए तो सबसे पहली बात तो मिनिमम 500 करोड़ का नेटवर्थ यहां पर होना चाहिए। अब ये बोरोइंग के लिए सबसे प्राइमरी पॉइंट बना देगा कि 500 करोड़ से कम नेटवर्थ वाली कंपनी को हम यहां पर अलाउ नहीं करेंगे कि वो बैंक से जाके पैसा उधार ले ताकि वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो सके या किसी और कंपनी को एक्वायर कर सके, राइट। उसके अलावा 3 साल का कंसेक्यूटिव नेट प्रॉफिट यहां पर होना चाहिए ताकि उस कंपनी का जो पैसा यहां पर ले रही है भैया प्रॉफिटेबिलिटी रहे, ताकि उसके अंदर सक्षमता भी रहे कि वो पैसा जो ले रही है उसे वो वापस भी कर सके। और अनलिस्टेड कंपनीज के केस में यहां पर बोला गया कि एटलीस्ट BBB इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग यहां पर उनको मिलनी चाहिए, तभी जाके वो क्वालिफाई कर पाएंगे, एलिजिबल बन पाएंगे कि वो इस प्रकार की बैंकिंग फाइनेंसिंग का लाभ यहां पर उठा सकें। सो दैट इज द पॉइंट कि यहां पर एक तरीके से पॉइंट रख दिया गया कि साइजेबल जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्हीं के लिए फैसिलिटी अवेल करवाई जा रही है, ना कि छोटे प्लेयर्स के लिए जो कि स्पेकुलेशन के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, राइट। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि साइजेबल कॉर्पोरेट्स हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर वो क्रेडिट वर्दीनेस भी रहेगी कि वो बैंक के पैसे को एट द फ्यूचर लौटा भी यहां पर देंगे। उसके अलावा किस प्रकार से आपके रूल्स यहां पर रखे गए हैं, तो बैंक्स को बोला गया है कि भाई कोई भी अगर ऐसी डील साइन हो रही है उस डील का मैक्सिमम 75% तक ही आप यहां पर फाइनेंस कर सकते हो। बाकी का जो 25% है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहां पर जो लोन ले रहा है उसके एंड से आनी ही आनी चाहिए। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कह रहे थे ना कि यहां पर किसी, जैसे हमने यहां पर देखा कि यूएस ने, यूरोप में इस प्रकार के आपके रेगुलेटरी ओवरसाइट्स रखे गए हैं कि भैया कितना डेट होना चाहिए, जैसे 6 टाइम्स एबिटा से ऊपर जाए तो डेट, तो भैया कंसर्निंग फैक्टर है। यहां पर 4 to 6 टाइम्स से ऊपर जाए तो वो कंसर्निंग डेट है। तो दैट इज द पॉइंट कि यहां पर भी यही पॉइंट रखा गया कि हमें भी उस प्रकार से ये इंश्योर करना है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3:1 से ज्यादा क्रॉस ना करे। मतलब जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो चुकी हैं, उनकी बैलेंस शीट्स आपस में मर्ज हो चुकी हैं, तो उस केस में इट हैज टू बी मेड श्योर कि जो उधार यहां पर बैंक दे रहा है उस कंसोलिडेटेड एंटिटी को, उस मर्ज्ड एंटिटी को, उस केस में उस मर्ज एंटिटी का जो डेट टू इक्विटी का रेशो है वो 3:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का हो रहा है तो बैंक भैया ऐसी डील्स में अपना हाथ ना ही डाले तो बढ़िया है, बिकॉज अगेन डिपॉजिटर का पैसा है तो थोड़ा सेफ एंड पर भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए चलना पड़ेगा। उसके अलावा एक और पॉइंट जो यहां पर रखा गया, कैपिटल एक्सपोजर की लिमिट्स यहां पर डाली गई कि यहां पर कहा गया हर एक बैंक का कैपिटल मार्केट की लिमिट जो कितना एक्सपोजर है वो 40% यहां पर रखी गई, जिसमें से 20% आपका डायरेक्ट एक्सपोजर है, जिसमें हम कहते हैं कि भैया स्पेसिफिकली जहां पर बैंक्स द्वारा उधार दिए जाते हैं शेयर्स के लिए, है ना जी, इक्विटी या बॉन्ड्स के लिए, उस प्रकार से जो उधार दिए जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू दैट कि शेयर्स अगेंस्ट, जैसे लोन अगेंस्ट शेयर्स हो गया, है ना, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज हो गया, उस केस में मैक्सिमम 20% तक की लिमिट रहेगी। एंड बाकी जो 20% है वो भैया यहां पर एक्विजिशन फाइनेंस के लिए यहां पर लगा दिया गया। सो दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर मेजर तरीके से हेल्प करेगा बैंक्स को अपना इस प्रकार की मर्जर और एक्विजिशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में। तो टोटल आपका जो एक्सपोजर है वो 40% का रहेगा कैपिटल का, उसमें से 20% इस प्रकार के M&A ऑपरेशंस के लिए है, एंड बाकी 20% जो यहां पर डायरेक्टली लोन्स दिए जाते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटीज या किसी प्रकार की इक्विटी और बॉन्ड्स के लिए, राइट। तो एक तरीके से जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको भी इंश्योर करना है कि उस मार्केट की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट ये जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, राइट। और ये कैप्स कहीं ना कहीं, ये जो लिमिट्स लगाई जाती हैं बैंक्स को हेल्प करते हैं कि भैया ओवरली डिपेंडेंट नहीं होना इस प्रकार की कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज के ऊपर। आपको अपना जो ट्रेडिशनल मॉडल चल रहा है वो तो करते ही रहना है, आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप इस प्रकार की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट विद दीज लिमिट्स इंटैक्ट, जिसके केस में आप उन्हें किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते, आपको उन लिमिट्स को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो अब लगे हाथ जरा ये भी बता दीजिए ये जो कैपिटल रिस्क वेटेड टू एसेट रेशियो है ये एग्जैक्टली किस बारे में बात करता है, क्या इंडिकेट करता है, CRAR जैसे हम कहते हैं या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसे यहां पर कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ कंसर्न्स फेस हो रहे हैं, कुछ दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं, तो उस केस में हमें कम्युनिटी यहां पर बनाई है, आप डेफिनेटली इसका हिस्सा बन सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। एंड वैसे भी अगर आपके कोई डाउट्स या और कोई कंसर्न्स है, आप अगेन मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करंटली स्टडी IQ द्वारा 2026, 2027, 2028 इन तीनों सालों के लिए मेजर इनिशिएटिव्स यहां पर लॉन्च कर दिए गए हैं। 26 को देखा जाए तो हमारा जो सक्सेस एंड प्रीलिम्स इनिशिएटिव है दैट इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया, एक लास्ट मिनट रिवीजन उन्हें यहां पर चाहिए, तो दैट इज समथिंग जो कि यहां पर आपका एंड टू एंड कवरेज दिया जाएगा विद टेस्ट ऑल्सो, है ना। 75 डेडिकेटेड सेट्स बनाए गए जहां पर सेक्शनल FLTs सभी चीजों की कवरेज यहां पर रखी गई है।
27 के लिए हमारे बैचेस ऑलरेडी अनाउंस है, P2I बैचेस, जो कि हमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है उसे यहाँ पर कवर करता है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज रहेगी लाइव क्लासेस के थ्रू, चाहे वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हो किसी एस्पिरेंट की, चाहे वो नोट्स की हैं, आंसर राइटिंग विद वैल्यूएशन की है, मेंटरशिप की है, मॉक सेशंस की हैं, वीकली मंथली, एवरीथिंग इज कवर्ड। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर दें, द कंप्लीट अमाउंट वट एवर यू हैव पेड वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, एंड साथ के साथ आप मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। ARG लाइव का आप कोड यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड आज लास्ट डे है हमारी रैंक बूस्टर सेल का, तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर सेल का बेनिफिट उठाते हुए अपने लिए कम से कम प्राइस पर अच्छे से अच्छा कोर्स यहाँ पर ले सकें। चलिए मिलते हैं फिर क्लासेस में। नाउ द पॉइंट इज कि अगर यहां पर बैंक्स इस प्रकार के उधार दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कोलैटरल रखना पड़ेगा ना। कोलैटरल फिर यहां पर क्या रखा जाएगा कि भैया जो एक्वायर्ड शेयर्स हैं उनको प्लेज किया जाए, कि लेंडर्स यहां पर प्रायोरिटाइज करें कि जो टारगेट कंपनी है, माने कि जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है उसके जो शेयर्स हैं उनको यहां पर प्लेज किया जाए, या फिर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं कि भैया पहले बॉन्ड्स के थ्रू और जो कि बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकें। उसके अलावा सेकेंडरी सिक्योरिटी के लिए बैंक्स फ्रीक्वेंटली टेक एडिशनल चार्जेस ऑन फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग एसेट्स के लिए, है ना, ऑफ द बोथ एक्वायरर एज वेल एज द टारगेट, दोनों के इस प्रकार के जो आपके फ्लोटिंग एसेट्स हैं उनको यहां पर सिक्योरिटी के तौर पे ले सकते हैं। या फिर जो प्रोमोटर है ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटीज, वो भी अपनी गारंटीज यहां पर प्रोवाइड करें, है ना। प्रोमोटर माने जो भैया मालिक है इस कंपनी का, वो अपनी पर्सनल गारंटीज यहां पर प्रोवाइड करें ताकि एक एक्स्ट्रा लेयर यहां पर अकाउंटेबिलिटी की क्रिएट की जा सके। सो द पॉइंट इज कि यहां किसी भी तरीके से बैंकिंग सेक्टर का जो पैसा है, स्पेशली जो डिपॉजिट्स का पैसा है, उसको रिस्क में ना डाला जाए। तो एक कोलैटरल की ऑब्लिगेशन भी यहां पर रखी गई ताकि इस प्रकार की लेंडिंग को सिक्योर तरीके से डील किया जा सके एंड सभी के लिए बेनिफिशियल ऑपरेशंस यहां पर बनाए जा सके। तो देखा जाए जो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट या फिर जो फाइनेंशियल इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा वो डेफिनेटली बैंक के फाइनेंसिंग के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम यहां से जनरेट होगा, जहां पर बैंक्स अपने लिए सिग्निफिकेंट मनी जनरेट कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज को ऐसे मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए जब कैपिटल रेज करना पड़ता था तो अपनी इक्विटी या ओनरशिप को डाइल्यूट करना पड़ता था, अब वो जरूरत नहीं रहेगी। कंपनीज अपना इक्विटी बचा सकती हैं, अपनी ओनरशिप को यहां पर बचा सकती हैं। एंड वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट्स कि हमने बहुत बार देखा है कि इंडिया के जितने भी ऐसे प्रोमिनेंट मर्जर्स रहे हैं, है ना, एक्विजिशंस रहे हैं, वहां पर ग्लोबल बैंक्स ने बढ़ चढ़ के पैसा कमाया है इस प्रकार का उधार देके। एंड इंडियन बैंक्स के लिए फिर वो करेंसी रिस्क भी वहां पर आ जाता है कि भैया डॉलर्स में उधार ले रहे हैं, रुपए में वापस कर रहे हैं, रुपये डिप्रिशिएट कर रहा है, तो जो वापस करने वाला पैसा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो दैट इज समथिंग जिसको भी यहां पर हम अवॉइड कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि ये हाई मार्जिन की आपकी ये फाइनेंसिंग रहती है, तो उसके इसमें सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स भी यहां पर वो जनरेट कर पाएंगे, जो कि फ्यूचर में अगेन वेरियस क्रेडिट एक्टिविटीज के लिए उस पैसे को यहां पर यूज किया जा सकता है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहां पर देखने की जरूरत है कि इस प्रकार के जो आपके फाइनेंसिंग टूल्स हैं ये हेल्प करेंगे आप, खासकर जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और जो कंसोलिडेटेड सेक्टर्स हैं जहां पर कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस एसेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी के लिए एक मेजर पॉइंट यहां पर बन जाता है, एक नया सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यहां पर ओपन अप हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी कंसोलिडेशन भी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर पाएंगे, एंड लॉन्गर रन में हम उस प्रकार के स्ट्रेटेजिक लीडर्स भी यहां पर क्रिएट कर पाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि इंडिया की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को और बेहतर यहां पर कर सकें। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो एनपीए का रिस्क हमने पहले भी देखा है, जब इस प्रकार का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर अगेन ओवरऑल इकोनॉमी में यहां पर बढ़ा था, तो उस समय पर एनपीए के लेवल्स भी यहां पर इंक्रीज हुए थे। हालांकि हम उन एनपीए के लेवल्स को भी यहां पर रिड्यूस कर पाए हैं, डिफरेंट सेट ऑफ रिफॉर्म्स यहां पर लिए गए हैं, चाहे वो आईबीसी का हो या फिर आपका AQR हो, एसेट क्वालिटी रिव्यू यहां पर किया गया था। बट द पॉइंट इज कि डिफरेंट स्टेप्स यहां पर लिए जा चुके हैं उस प्रकार को रिजॉल्व करने के लिए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब एक नया एक्सपोजर अगर यहां पर खुल रहा है, तो आरबीआई हैज टू मेक श्योर कि हमारे बैंक्स एंड स्पेशली द डिपॉजिटर्स मनी इज प्रोटेक्टेड। हालांकि जो नॉर्म्स यहां पर रखे गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर रखे गए हैं, डेफिनेटली काफी हद तक ये इंश्योर किया जा रहा है कि इस प्रकार की जो भी लेंडिंग एक्टिविटीज बैंक करेगा ऐसे मर्जर्स के लिए या किसी प्रकार के एक्विजिशंस के लिए, उसे सिक्योर्ड बनाया जा सके। एंड बैंक अपने एंड पर अपनी स्ट्रेंथ को वहां पर इवेल्युएट करके ही उस प्रकार की लेंडिंग एक्टिविटीज यहां पर करें। बट डेफिनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि उनके लिए अब एक नया सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यहां पर ओपन अप हुआ है, जिसके तहत वो अपनी कंपनीज को इनऑर्गेनिक तरीके से ही सही बट और यहां पर एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली उसके थ्रू हम एक नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ भी यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।